तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, कम पढ़ने से ही सक्सेसफुल होंगे। तो आपको सुन के बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन है, ऐसा ही है। आगे देखिएगा हम क्या बता रहे हैं और कैसे ये संभव है। और आप एज्यूम करते रहिए कि हमने क्या कहा था, इसके पीछे इम्प्लाइड मीनिंग क्या है। दूसरा, पर्सनल रिलेशनशिप में भी हम लोग काफ़ी एजम्पशंस करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसका क्या मतलब निकल रहा है, उसमें क्या आप एज्यूम कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है तो उसका क्या एजम्पशन है। तो पर्सनल रिलेशन में भी हम हर दिन हर समय एजम्पशन करते रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एजम्पशंस कैन किल पर्सनल रिलेशनशिप। इसके बारे में ये सक्सेसफुली कहा गया है कि एजम्पशंस ज़्यादा पर्सनल रिलेशन में नहीं करने चाहिए। पर्सनल रिलेशन से आप समझ रहे होंगे कि हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, तो उसको ध्यान में रखिए। तीसरा, अभी हर समय आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ये एजम्पशन हो रहा होगा, ये एज्यूम आप कर रहे होंगे कि इस बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें कितना कट ऑफ मार्क्स जाएगा, क्योंकि पिछले 2 बार 3 बार 45% से 55% के बीच में कट ऑफ रहा था। तो आप ये भी एज्यूम कर रहे होंगे कि इस बार भी शायद उतना ही जाए, 45-50 के बीच में आएगा। ये एजम्पशंस आप बना रहे हैं। तो एजम्पशन क्या होता है, ये आपको एज्यूम आप करते हैं, कोई चीज़ के बारे में पूर्वाग्रह बना लेते हैं, तो दैट इज़ एजम्पशन। तो इस सिलसिले में आपका रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और कुछ उस पर एजम्पशंस होते हैं, एज्यूम किए जाते हैं। अब इसको कैसे करना है, इससे क्वेश्चंस रहते हैं, अधिकतर एग्जाम्स में रहते हैं, और उसमें आप अगर ठीक से जैसा बता रहे हैं वैसा अगर आप करेंगे तो 100 में 100 नंबर आपको आएंगे, उसमें सभी करेक्ट होंगे आपके। इसको सिर्फ ध्यान से सुनने और देखने की बात है और प्रैक्टिस करने की बात है, बस आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए। जैसे आप सपोज कीजिए कि एक लड़का जा रहा है, राम जा रहा है। अगर आपसे किसी ने कहा कि राम जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि वो घर से जा रहा है कहीं बाजार, या बाजार से घर की ओर जा रहा है, या किसी समुद्र में नहाने जा रहा है। तो ये आपका तरह तरह का एजम्पशंस होगा, लेकिन ये सभी आपके गलत होंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट क्या है सिर्फ कि राम जा रहा है, राम जा रहा है से ये कहीं पर आप डिड्यूस नहीं कर सकते हैं कि वो बाजार से आ रहा है, कि घर से आ रहा है, कि कहाँ जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट और एजम्पशंस का यही मकसद है कि जितना आपको दिया गया है उतना ही आपको देखना है, उतना ही आपको सुनना है। उसके बाहर का एक शब्द भी आपको नहीं देखना है, बाहर का एक शब्द भी नहीं सुनना है, और कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। आप समझ लीजिए कि जो आपको बताया जा रहा है बस उतना ही जानते हैं, जो आपके स्टेटमेंट में दिया जा रहा है बस उतना ही आप जानते हैं, उसके अलावा दुनिया में आप कुछ नहीं जानते हैं, अगर उस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपको। तो इसमें आपके स्क्रीन पर देखिए सामने स्टेटमेंट एजम्पशंस आ रहा होगा। तो एजम्पशंस होता क्या है? एजम्पशन, टू एज्यूम समथिंग, किसी चीज़ को एक तरह से समझना, उसमें इंड्यूस करना, डिड्यूस करना कि वो क्या है, इसका क्या मतलब हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने से गुजरती है, तो इसका ये हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है, वो एक तरह से एजम्पशन है, आप एज्यूम कर रहे हैं। सही है या नहीं है पता नहीं। अधिकतर लोग एजम्पशन में यही सोचते हैं कि वो सही है, लेकिन वो सही है या नहीं ये अलग बात है, दूसरी बात है ये। देखिए आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है इसमें कि एजम्पशंस आर मेड बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर रॉन्ग, दीज आर नॉट करेक्ट। लेकिन वो किस संदर्भ में कह रहे हैं वो आपको समझना होगा। उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली बात की थी, जब वो उसके बारे में परिकल्पना कर रहे थे, जब वो इस थ्योरी को समझ रहे थे, तो उन्होंने तरह तरह का एजम्पशंस किया, उसमें बहुत सारे गलत हुए, ट्रायल एंड एरर की बात थी वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजम्पशन सारे गलत ही होते हैं। आज का क्लास का ये पर्पस यही है कि आपको जो एजम्पशन दिए जाए उसमें आप उसके सबसे नज़दीक एजम्पशन जो इम्प्लिसिट है उसमें आप कैसे सही करें।
एक वर्ड आता है इम्प्लिसिट इसमें, तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है इम्प्लाई करना, क्या है उसमें, उससे क्या निष्कर्ष मत कहिए, निष्कर्ष तो एक तरह से कंक्लूजन हो गया, उसके मीनिंग, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे क्या है, तो दैट इज इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है जो सामने से एकदम बोल दिया आपको, वो एक्सप्लिसिट हो गया। जैसे ये कोई आपको सामने दिख रहा है, वो एक्सप्लिसिटली सबको अपना व्यू प्रकट कर रहा है, तो दैट इज एक्सप्लिसिट। लेकिन इम्प्लिसिट होगा कि उसके बोलने के पीछे उसका मकसद क्या है, वो डिड्यूस करना है। तो ये स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जो है, ये आपका रीजनिंग का डिडक्टिव लॉजिक, जो वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है। डिडक्टिव लॉजिक, डिडक्ट मतलब होता है डिड्यूस करना, किसी अवधारणा पर पहुंचना, निष्कर्ष निकालना एक तरह से, तो दैट इज पार्ट ऑफ दैट। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसकी, और देखते हैं कि कैसे इसमें आप सही, इसका आप इम्प्लिसिट जो मतलब है वो कैसे निकाल पाते हैं। तो व्हाट इज एन एजम्पशन? टू एज्यूम समथिंग। एन एजम्पशन इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू। जो हम आपको बता रहे थे कि एजम्पशन वही माना जाता है कि अधिकतर लोग समझते हैं वो सही है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू एजम्पशंस, नंबर 1 एंड 2। नीचे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिसके बाद दो उसके एजम्पशंस रहेंगे, नंबर 1 एंड 2। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग एजम्पशंस एंड डिसाइड विच ऑफ द एजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। आपको ये पढ़ना है स्टेटमेंट को, और दो एजम्पशन जो नीचे दिए गए उसमें से देखना है कि कौन से इसमें इम्प्लिसिट है, माने इसके अंतर्निहित मतलब इसमें कौन है या कोई नहीं है, और उसी हिसाब से आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई को डिड्यूस करना है, जवाब देना है। ऑप्शन ए इज कि जब ऑप्शन एजम्पशन 1 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जब ओनली एजम्पशन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी जबकि दोनों आइदर 1 और अदर 2 दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2 इज इम्प्लिसिट, और ई इफ बोथ 1 एंड 2 इज इम्प्लिसिट, दोनों है। तो ये क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए कि ऑप्शन में क्या क्या है, ए, बी, सी, डी, ई, जहाँ 1, 2, 1 और 2 दोनों में से कोई भी, या 1, 2 दोनों में से कोई नहीं, या 1 एंड 2 दोनों में से दोनों। तो बार बार ये स्क्रीन पर आपके आने में दिक्कत होगी, इसीलिए आप इसको लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ब्रिंग देम टू सोहन। ध्यान से पढ़िए, देखिए इसका जिस्ट यही है इसका कि आपको जो स्टेटमेंट दिया गया, आप समझिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि कम पढ़िएगा तो सफल होइएगा, तो इसका गुरु मंत्र यही है। अभी ये जो 9 वर्ड का जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ब्रिंग देम टू सोहन। बस आप यहीं पर आप सोचिए कि इसके आगे आप कुछ नहीं जानते हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना आपने, बस यही 9 वर्ड आप जानते हैं। अभी एकदम फोकस, अर्जुन का जैसे मछली के आंख पर फोकस था, वही फोकस आपको बनाना रखना होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ब्रिंग देम टू सोहन। एजम्पशन इसमें 2 दिए गए हैं, क्या है, यू हैव सम प्रॉब्लम्स, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एजम्पशन 2 सोहन कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये जो स्टेटमेंट था ऊपर में, उसको पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसके पीछे क्या भावना छिपी हुई है, क्या इम्प्लिसिट है उसमें, क्या अंतर्निहित है, कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव सम प्रॉब्लम्स। दूसरा कि सोहन कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सोहन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट क्या है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। जहां इस तरह का आ गया, इफ, ऑलमोस्ट, वुड, शुड, उस सेंटेंस में उस वर्ड पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको। वहीं से आपको उसका मीनिंग निकलेगा, वहीं से आपको उसको डिड्यूस करने में आसानी होगी। इफ़ कह रहा है, इफ़ का मतलब नॉट नेसेसरली कि ये आपको हो ही,
इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर आपको है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ब्रिंग देम थ्रू सोहन, सोहन के पास लाइए। तो इसका एक एजम्पशन है यू हैव सम प्रॉब्लम्स, ये एजम्पशन तो नहीं होगा कि ये डेफिनेटिव स्टेटमेंट है कि यू हैव सम प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम है। ये कहाँ कह रहा है ये स्टेटमेंट? ये कह रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर वर्ड पर ध्यान दीजिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है सोहन कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सोहन के पास लाइए। तो सोहन के पास आप किस लिए ले जाएंगे? इसलिए ना कि वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसी के पास जाते हैं। तो ये जो है सोहन कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर मतलब यही है कि अगर एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप सोहन के पास लाइए। दैट मीन्स कि सोहन कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन बी जो है दैट की एजम्पशन 2, ये इम्प्लिसिट है इसमें। ये ऑप्शन 2 आपको मान के चलना होगा, ऑप्शन बी, ये इम्प्लिसिट रहेगा इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मोस्ट पीपल हु स्टॉप ड्रिंकिंग गेन वेट। ध्यान से पढ़िए फिर यहाँ पर, मोस्ट पीपल माने अधिकतर आदमी, हु स्टॉप ड्रिंकिंग जो पीना छोड़ देते हैं, गेन वेट उनकी वजन बढ़ जाती है। एजम्पशंस क्या है? इफ वन स्टॉप्स ड्रिंकिंग वन विल गेन वेट। पहला है कि अगर कोई आदमी पीना छोड़ दे तो उसका वजन बढ़ जाता है, डेफिनेटिव है। फिर यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ऊपर में कह रहा है कि मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग। अधिकतर का मतलब ऑल नहीं होता है कभी भी। 100 में 99 भी हुए तो अधिकतर हुए, लेकिन एक भी बच गया तो वो ऑल नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेटिव कह रहा है इफ़ वन स्टॉप्स ड्रिंकिंग वन विल गेन वेट, मतलब कि अगर आपने पीना छोड़ दिया तो आपका वजन बढ़ेगा ही। ये नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट में नहीं है, मोस्ट है। दूसरा, इफ़ वन डज नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग वन डज नॉट गेन वेट। दूसरा भी है कि आप अगर पीना नहीं छोड़ते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ये भी डेफिनेटिव स्टेटमेंट है। इसमें कहाँ कह रहा है कि आपको वजन बढ़ाने के लिए पीना छोड़ना ही जरूरी है? हर केस में, हर केस नहीं है यहाँ पर। तो इसका जवाब होगा नन, डी, जिसमें दोनों ऑप्शन जो है वो इम्प्लिसिट नहीं है, दोनों एजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है, ये इसका होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम लोग लेते हैं। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 6 और सो। यह वांछित है, यह वांछनीय है। डिजायरेबल मीन्स वांछनीय है कि कोई बच्चा जब 6 साल का हो जाए तो उसको स्कूल में डाला जाए। दिस इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पर ध्यान रखिए, स्टेटमेंट के बाहर आपको नहीं सोचना है। आप ये मत सोचिए कि घर के पास आपका एक बच्चा 2 साल का है वो भी स्कूल जा रहा है, या कोई 10 साल का बच्चा है वो अभी तक स्कूल नहीं जाता है, घर में बैठा हुआ है। तो वो पूर्वाग्रह से इसमें सोचना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बस। इसके बाहर कुछ नहीं है दुनिया में। जितना कम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर आएगा, ये यहाँ ध्यान दीजिए आप। इसका एजम्पशंस क्या है? एट दैट एज मीन्स कि एट द एज ऑफ 6 द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। ये इसी से ये एजम्पशन लिया जा रहा है कि उस उम्र में, यानी 6 साल के उम्र में बच्चा एक अप्रोप्रिएट लेवल तक पहुंच जाता है, उसकी मेंटल फैकल्टी का उतना डेवलपमेंट हो जाता है कि वो सीखने के लिए अब तैयार है, इज रेडी टू लर्न। ये एजम्पशन नंबर 1 है। नंबर 2 है द स्कूल्स डज नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 6। तो ये आप अगर ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट इज डिजायरेबल, ये वांछनीय है कि 6 साल के बच्चे को लाया जाए, लेकिन ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि 6 साल के ऊपर के बच्चे को स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराया जाएगा। ये कहीं नहीं है, इस तरह का क्वालिफाइंग स्टेटमेंट ये नहीं है। तो ये ऑप्शन 2 तो होगा ही नहीं, इम्प्लिसिट नहीं होगा ये।
एट द एज द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। अब यहाँ ऊपर में कह रहा है कि 6 साल कहने का मतलब क्या है इसका, इसमें क्या इम्प्लिसिट मीनिंग है कि 6 साल का बच्चा का एक मेंटल फैकल्टी डेवलप कर जाता है, अगर उससे कम का है तो वो डेवलप नहीं करता है पूरा। तो ये इसका इम्प्लिसिट मीनिंग है, इसीलिए उस समय स्कूल में उसको डाल दीजिए। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसका है कि ऑप्शन 1 जो है दैट इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी ए इज गैम्बल। किसी के बारे में बात हो रही है कि हिज रिसेंट, उसका जो अभी हाल में इन्वेस्टमेंट हुआ है शेयर्स, एक कोई खास कंपनी का शेयर उन्होंने खरीदा है, तो ये दैट इज ए गैम्बल, वो एक जुआ है। अब ये यहाँ पर फिर वही बात है कि आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखिए, शेयर में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है या नहीं है, जुआ है या नहीं है, उस रैशनल में आपको नहीं पढ़ना है, उस पूर्वाग्रह से बाहर आप निकलिए। वो आपको नहीं सोचना है कि आपने किसी को शेयर में लगाते देखा है तो उसको वो पैसा पूरा हार गया या पैसा पूरा उसका डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। यहाँ पर जो कह रहा है कि हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी ए इज गैम्बल, वो एक जुआ है। अब इसके बेसिस पर आप देखिए क्या एजम्पशंस बना रहे हैं ये लोग। ही में इनकर लॉस ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसको ये जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है उसमें इसको लॉस भी, हानि भी हो सकती है। दूसरा, ही में गेन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें इसको गेन भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। तो अब इस दोनों में से इम्प्लिसिट कौन है? गैम्बल। ऊपर में वर्ड ही यूज किया गया गैम्बल। गैम्बल का मतलब जुआ होता है। जुआ में आप क्या करते हैं, या तो हारते हैं या जीतते हैं, दोनों हो सकता है आपके साथ। पहले से आप नहीं जान रहे हैं लेकिन दोनों हो सकता है। तो इसमें ये जो कह रहा है कि पहले में इस एजम्पशन में कि उसको लॉस भी हो सकता है, दूसरे में कि उसको फायदा भी हो सकता है, तो ये दोनों इम्प्लिसिट है ना, दोनों इम्प्लिसिट है इसमें। लेकिन आइदर ऑफ द टू है, अगर 1 होगा तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो 1 नहीं होगा, या तो उसे हानि होगी या उसे फायदा होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो यहां पर यह ऑप्शन सी होगा, आइदर 1 और आइदर 2। क्लियर? ऑप्शन सी, आइदर ऑफ द 2 इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दोज हु आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सपोज कीजिए कि आप इस एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, शुड बी हेल्प्ड इन फाइलिंग ऑफ द फॉर्म, उनको फॉर्म भरने में हेल्प करना चाहिए। ये क्यों कहा जा रहा है? तो दिस इज एन इंस्ट्रक्शन टू इन्विजिलेटिंग स्टाफ। एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स रहते हैं, आपने देखा होगा, तो वो उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जो पहली बार इस एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं उनको फॉर्म भरने में आप हेल्प कीजिए। इन्विजिलेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है ये। अब इसका एजम्पशंस क्या है? द फॉर्म इज समवट कॉम्प्लिकेटेड। पहला एजम्पशन है कि फॉर्म जो बच्चों को दिया गया भरने के लिए वो शायद कॉम्प्लिकेटेड है, शायद नहीं, इज समवट कॉम्प्लिकेटेड, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा है, कैंडिडेट्स कैन अपियर मोर देन वंस फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस स्टेटमेंट से दूसरा जो डिराइव किया जा रहा है एजम्पशन वो है कि कैंडिडेट एक बार से ज़्यादा इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अब आप पढ़ के देखिए, आप 2-3 क्वेश्चन आगे पहले देख चुके हैं, दूसरे से लीजिए, दूसरा ज़्यादा क्लियर है। कैंडिडेट्स कैन अपियर मोर देन वंस फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहाँ शुरू में क्या कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो अपियर हो रहा है, पहली बार, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट द लास्ट चांस फॉर हिम, दिस इज नॉट द एंड, इसके बाद भी वो अपियर हो सकते हैं। तो ये जो है कैंडिडेट्स कैन अपियर मोर देन वंस फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये तो इसमें इम्प्लिसिट है ना, ये तो है इसमें। दूसरा है द फॉर्म इज समवट कॉम्प्लिकेटेड। अब ये कहाँ कह रहा है आपको कि कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्म? इसमें भी फिर पूर्वाग्रह से आप मत जाइए कि अगर वो फॉर्म फिल अप करने के लिए हेल्प करने की बात है तो हो सकता है फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, यहाँ पर फॉर्म लेंदी भी हो सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पहली बार अपियर हो रहे हैं उनको हेल्प कीजिए, सभी के लिए बात नहीं हो रही है नॉर्मली। तो पहली बार हो सकता है कि वो गलत भर दें, ओवर राइटिंग हो जाए, उनको भरने में दिक्कत हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए वो कहा जा रहा है।
तो ये पार्ट उसका नहीं है। ओनली ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी, जिसमें कि है एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, वो आएगा इसका सही जवाब। हमने शुरू में इसीलिए कहा था कि आप ऑप्शंस को लिख लीजिए, बार बार ऑप्शन के पेज पे जाने में दिक्कत होगी, तो ऑप्शंस आप लिख लीजिए। ऑप्शन बी इज एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ वार्निंग इन द ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप द ट्रेन, पुल चेन, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹800। आप लोग ट्रेन पे सफ़र करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि एक चेन लगा रहता है खींचने के लिए, वहाँ पर कुछ वार्निंग दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप चेन अगर खींचेंगे तो इतना जुर्माना लगेगा, नहीं खींचेंगे तो इतना लगेगा, जो भी है कुछ लिखा रहता है वहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसमें कंपार्टमेंट में, वहाँ पर फिर आप ध्यान दीजिए कि वहाँ जो लिखा हुआ रहता है ट्रेन में, आपने जो अपनी आंखों से देखा है उसको भूल जाइए। अभी आप समझिए कि ये आप देख रहे हैं सिंपली, अ वार्निंग इन द ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप द ट्रेन, पुल चेन। ट्रेन को अगर रोकना है तो चेन खींचिए। पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹800। अगर आपने इसका दुरुपयोग किया तो आपको पेनल्टी लगेगा ₹800। इसमें 2 एजम्पशंस है। सम पीपुल मिसयूज द अलार्म चेन। कुछ लोग अलार्म चेन को मिसयूज करते हैं, इम्प्रॉपर यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। दूसरा है, वन ऑन सर्टेन ओकेजन्स पीपुल में वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि कुछ लोग ट्रेन को रोकना चाहें, तो ये दोनों में से क्या होगा, इम्प्लिसिट क्या है? तो देखिए, ये क्लियर है, सम पीपुल मिसयूज द अलार्म चेन, कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज। इसका मतलब है, ये स्टेटमेंट बनाने वाले के दिमाग में है, ये मतलब है कि ये इम्प्रॉपर यूज होता है, उसका मिसयूज होता है अलार्म चेन का, तो ये इम्प्लिसिट है। दूसरा, ऑन सर्टेन ओकेजन्स पीपुल में वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन। किसी खास वजह से, किसी खास समय पर कुछ लोग ट्रेन को रोकना चाहेंगे, तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है टू स्टॉप द ट्रेन, मतलब कि ट्रेन रोकने का प्रोविज़न है इसमें, चेन पुल कीजिए आप। तो ये इम्प्लिसिट है। ये भी दोनों इसमें ऑप्शन जो है दैट इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो इसका जवाब होगा ई, बोथ ऑप्शंस आर इम्प्लिसिट, बोथ एजम्पशंस। तो अब यहाँ पर बोथ है, और सी में आपने देखा था कि आइदर 1 और 2, उसमें भी दोनों था। तो दोनों में अंतर क्या है? सी में आप जो देख रहे हैं आइदर ऑफ द 2, उसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं घटित होंगे। एक जगह लॉस की बात थी, एक जगह हानि की बात थी, दोनों एक साथ नहीं होंगे, आइदर ऑफ द 2 होंगे एक बार में। और यहाँ पर है बोथ, ये हो सकता है दोनों एक साथ हों। दोनों ऑप्शंस इसके इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 years मेड नेल्सन मंडेला द प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने 25 साल जेल में रहने के बाद। स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 years मेड नेल्सन मंडेला द प्रेसिडेंट। 25 साल के जेल के बाद नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। इसका एजम्पशंस क्या है? ओनली दोज हु विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर 25 years विल बिकम द प्रेसिडेंट। यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है ओनली। शुरू में हमने कहा था कि मोस्ट, ओनली, इस तरह का जो क्वालिफाइंग स्टेटमेंट रहे, ऑल, उसको ध्यान से पढ़िए, वहीं पर आपको क्लू मिलेगा। तो यहाँ पर ओनली दोज है, ये कहाँ कह रहा है कि सिर्फ वही बन सकते हैं प्रेसिडेंट जो कि 25 साल तक जेल में रहे हों? ये तो नेल्सन मंडेला की सिर्फ बात हो रही है कि वो 25 साल रहे, राष्ट्रपति बने, उसके बाद 25 साल जेल में रहे। यहाँ पर ये नहीं, सभी लोगों के लिए नहीं क्वालिफाइंग स्टेटमेंट, ओनली दोज नहीं होगा, ये सिर्फ नेल्सन मंडेला के केस में ये है, तो ये इम्प्लिसिट नहीं है। सेकेंड, टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रिजनमेंट इज ए प्री रिक्विजिट। राष्ट्रपति बनने के लिए जेल जाना जरूरी है, प्री रिक्विजिट है। ये भी कहीं इसमें लिख रहा है क्या? ये तो नहीं लिख रहा है। ये तो नेल्सन मंडेला के केस की सिर्फ बात हो रही है कि वो 25 साल जेल में रहे राष्ट्रपति बनने के पहले।
ये कहीं राष्ट्रपति बनने के लिए वो प्रीरिक्विजिट है, वो पहले से होना जरूरी है, ये तो नहीं लिखा हुआ है कहीं। तो ये भी इम्प्लिसिट नहीं है, दोनों नहीं होगा, बोथ आर नॉन इम्प्लिसिट। तो ये इसका ऑप्शन डी होगा। I think it is clear to all of you. Next question, जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है द कैंपेन ऑफ कीप योर सिटी क्लीन अंडर इन्वर्टेड कॉमा कीप योर सिटी क्लीन स्टार्टेड बाय द सिविल काउंसिल डिड नॉट इवोक एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिटीजन्स। ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है कि एक कैंपेन चलाया गया सिविल काउंसिल के द्वारा, कीप योर सिटी क्लीन, अपने शहर को स्वच्छ रखें, लेकिन ये पब्लिक का कोई इसमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। डिड नॉट इवोक एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम द सिटीजन्स, उसमें पब्लिक का रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसका एजम्पशंस क्या क्या है? पीपुल डू नॉट डिज़ायर टू कीप देयर सिटी क्लीन, लोग अपने सिटी को, अपने शहर को स्वच्छ नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा, द सिविल काउंसिल हैज़ फेल्ड इन द कैंपेन, सिविल काउंसिल जिसने कि ये कैंपेन चलाया था कीप योर सिटी क्लीन, वो अपने कैंपेन में फेल कर गई, उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। तो दीज आर टू एजम्पशंस। अब इसमें कौन इम्प्लिसिट होगा या नहीं होगा, ये देखिए, आप स्टेटमेंट को पढ़िए, और अभी तक आप 7 स्टेटमेंट्स आप देख चुके हैं, आप समझ चुके होंगे, प्रैक्टिस कीजिए साथ में। द कैंपेन ऑफ कीप योर सिटी क्लीन स्टार्टेड बाय द सिविल काउंसिल डिड नॉट इवोक एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिटीजन्स, पीपुल डू नॉट डिज़ायर टू कीप देयर सिटी क्लीन। जो कैंपेन था उसमें पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं आया, तो रिस्पॉन्स नहीं आने का क्या कारण हो सकता है? कि हम आपके कैंपेन से सहमत नहीं हैं, हमको अपना शहर को नहीं स्वच्छ रखना है। अब यहाँ पर फिर आप पहले वाली बात मत सोचिए, अपना पूर्वाग्रह त्याग दीजिए कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि शहर साफ नहीं हो। यहाँ स्टेटमेंट में ये जो कह रहा है और उसका एजम्पशन जो है, सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके आगे बाएँ दाएँ बाएँ ऊपर नीचे नहीं देख रहे हैं। रीड मिनिमम यहाँ पर। तो हो सकता है कि लोग अपने सिटी को स्वच्छ नहीं रखना चाहें, ये इसका एजम्पशन एक है। दूसरा है द सिविल काउंसिल हैज़ फेल्ड इन द कैंपेन, सिविल काउंसिल ने जो कैंपेन चलाया था वो तो ऑब्वियस है कि वो फेल कर गई। पब्लिक का जब रेस्पॉन्स नहीं आया, कैंपेन तो इसीलिए दिया गया था कि पब्लिक का रेस्पॉन्स आया, उसमें पब्लिक की भागीदारी इसमें हो, लेकिन वो रेस्पॉन्स आया नहीं। तो ये तो ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है ये कि वो कैंपेन फेल कर गया उनका। तो ये इम्प्लिसिट तो है ही। और आदमी लोग जो वहाँ के हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो भी शहर को स्वच्छ शायद नहीं रखना चाह रहे हैं। बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन एक यह वजह भी हो सकती है, इम्प्लाइड है इसमें, तो ये भी सही इम्प्लिसिट है इसमें। बोथ आर इम्प्लिसिट, और दोनों एक साथ हो सकता है, आइदर नहीं है इसमें, दोनों एक साथ हो सकता है आदमी लोग नहीं भी चाह रहे हैं और ये तो फेल कर ही गया है। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन ई, बोथ आर इम्प्लिसिट, बोथ एजम्पशंस आर इम्प्लिसिट। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेजेंट एग्जाम सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग थॉरोली, अभी की जो एग्ज़ाम की पद्धति है उसको पूरे के पूरे ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्रेजेंट एग्जाम सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग थॉरोली, पूरी से पूरी तरह उसको ओवरहॉल कर दिया जाए आज के एग्जामिनेशन सिस्टम को। क्यों? इसका एजम्पशन 2 है। द प्रेजेंट एग्जाम सिस्टम इज़ ऑब्सोलीट, अभी का जो एग्ज़ाम का सिस्टम है, परीक्षा लेने की का जो तरीका है, ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट का मतलब कि जो अपने पुराना पड़ चुका है, उसका बहुत यूज़ नहीं है। यह है क्या इसमें? द प्रेजेंट एग्जाम सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग थॉरोली। तो आप ओवरहॉलिंग किसी चीज़ की क्यों करते हैं? उसमें कुछ कल पुर्जे पुराने पड़ जाते हैं गाड़ी का, तब आप उसकी ओवरहॉलिंग कराते हैं। कोई मशीनरी की जब उसको सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, पहले की चीज़ उसकी पुरानी पड़ रही है। तो ये तो है इसमें कि अभी का जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो पुराना पड़ चुका है, अब इसको कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये तो इम्प्लिसिट है 1। दूसरा, ओवरऑलिंग रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट,
ओवरऑलिंग किस लिए किया जाता है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, उससे तरक्की हो। तो ओवरऑलिंग का तो पर्पस ही यही है। यहाँ पर भी यही कह रहा है, द प्रेजेंट एग्जाम सिस्टम नीड्स ओवरऑलिंग थॉरोली, पूरी से पूरी तरह उसको ओवरऑलिंग करने की ज़रूरत है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अभी सिस्टम में कुछ खामियां हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओवरऑल करने से वो इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें। तो ये भी इम्प्लिसिट है इसमें, बोथ आर इम्प्लिसिट। बोथ और ये दोनों एक साथ हो सकता है कि इसमें इम्प्लाइड है, ऑब्सोलीट भी है और ये करने से उसका ओवरऑलिंग भी होगा। अगर किया जाए तो उसका इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। तो बोथ, इसका आंसर इसका भी आएगा ई, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एजम्पशंस जरूर कीजिए। जैसा हमने कहा कि पर्सनल रिलेशन में एजम्पशंस जो है ना वो बहुत घातक हो जाते हैं। उस एजम्पशंस के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक है कि एजम्पशंस कैन किल रिलेशनशिप, आइंस्टाइन का तो हमने आपको बताया ही। तो वहाँ पर और यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर दो ही एजम्पशंस आपके सामने हैं, इसमें से आपको डिड्यूस करना है। और ऐसे कोई एजम्पशन आपके पास नहीं दिए गए हैं तो आप बहुत तरह के एजम्पशंस उसमें कर सकते हैं। और नॉर्मली आदमी नेगेटिव करना शुरू करता है, पॉजिटिव भी करता है बहुत सारी बातें में, लेकिन जब पर्सनल रिलेशन की बात आती है तो उसमें नेगेटिव एजम्पशंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखने की बात है। ये यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ से जोड़ने की नहीं ज़रूरत है। द पेशेंट्स कंडीशन वुड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट कर रहा है कि पेशेंट कोई है जिसमें शायद इम्प्रूवमेंट अभी बहुत नहीं हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर इसकी ऑपरेशन कर दी जाए तो इसका इम्प्रूवमेंट होगा। द पेशेंट्स कंडीशन वुड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन। अब इसमें एजम्पशंस क्या है? द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन, कि पेशेंट को अभी का जो कंडीशन है उसमें ऑपरेट किया जा सकता है। ये एजम्पशन नंबर 1। दूसरा एजम्पशन है द पेशेंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन। जस्ट इसका उल्टा है पहले एजम्पशन का, कि अभी का जो सिचुएशन है, अभी पेशेंट का जो कंडीशन है, हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो या घर में ही डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो जो भी है उसका, उसमें कि अभी इस कंडीशन में उसकी ऑपरेशन नहीं की जा सकती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जबकि उस समय जब तक वो इम्प्रूव नहीं कर जाए तब तक उसकी ऑपरेशन नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये सब आपको कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिंपल दिया गया कि द पेशेंट्स कंडीशन वुड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन। वो किस बीमारी से ग्रसित है, उसकी क्या स्थिति है, वो सब नहीं है। अगर ऑपरेशन होगा तो वो इम्प्रूव करेगा। तो अब यहाँ द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन, ये तो हो सकता है, इम्प्लिसिट है ये। जब अभी डॉक्टर कह रहे हैं या अभी जब ये स्टेटमेंट है कि अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, दैट मीन्स कि वो अभी से मीन कर रहे हैं कि अभी जो स्थिति में है अभी इसको भाई ऑपरेट कर दीजिए, इसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो दिस इज इम्प्लिसिट कि इस कंडीशन में उसकी ऑपरेशन की जा सकती है। दूसरा, द पेशेंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन, ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा है। ये आप कैसे इन्फर कर सकते हैं कि अभी इस कंडीशन में इसकी ऑपरेशन नहीं की जा सकती, जब ये कह रहा है कि कंडीशन वुड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन। तो ये नहीं होगा ऑप्शन ए जो कि ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ये इसमें आएगा। तो ये आपके एजम्पशंस के बारे में हमने आपको बताया। इसमें देखिए फोकस रहिए, इसमें बहुत लोग बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे। ट्रिक्स इसके कुछ नहीं होते हैं। सिंपल जो हमने शुरू में आपको कहा कि जितना कम पढ़िए, जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसके बारे में आप माइंड को ब्लॉक कर दीजिए, ब्लैंक हो जाइए। आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में, कुछ आपने उसके अधिक सुना ही नहीं है। जहां आप उसमें अगर मगर लगाना शुरू किए या पहले का कुछ उसमें लॉजिक लगाना शुरू किए, वो गलत हो जाएगा। और अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके जुडिशियसली आप उसका जो एजम्पशन है उसको इम्प्लाई करना चाहेंगे, आप 100% सही करेंगे। तो इसका गुरु मंत्र यही है कि आप जो गिवन स्टेटमेंट है बस उस पर कंसंट्रेट कीजिए। दूसरा कि जो उस तरह का क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स ऑल, ऑलमोस्ट, शुड, वुड, इस तरह के जो रहते हैं उस पर, उस वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। वहीं से आपको क्लू मिलेगा, वहीं से आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाइएगा। आई थिंक कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम एज्यूम करेंगे, मेरा एजम्पशन रहेगा
कि आप लोग बहुत अच्छी तरह इसको समझ गए हैं और यू विल स्कोर 100 out of 100 in words, statements and assumptions. That's all. Thank you.